Greetings everyone. Here we meet again with another video, another topic. The topic that I have decided today to discuss, and that too in brief, is something related to Civil Procedure Code. We very well understand that Civil Procedure Code is an elaborate procedure for the purpose of giving remedy to a person who has a cause of action that could be always taken before the court of law. अब कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, रेमेडीज क्या होती हैं, उबी जसिबी रेमेडियम का क्या कॉन्सेप्ट है, इन सब चीजों में चर्चा मैं अभी नहीं कर रहा हूं, जबकि ये बेस बन जाता है। ये बेसिक फिलॉसफी है जिसको अगर आप समझेंगे तो ही आपको प्रोसीजर समझ में आएगा। प्रोसीजर को समझने का तरीका ही यही है कि सबसे पहले आप कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है उसे समझें, और कॉज ऑफ एक्शन से पहले राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होती है वो समझ में आए, और राइट्स एंड ड्यूटीज कहां लिखी होती हैं, उनको क्या बोलते हैं ये समझ में आए। इसीलिए आप सबसे पहली समझ जो लेके आएंगे वो है सब्सटैंटिव लॉ प्रोसीजरल लॉ का डिफरेंस। आई होप दैट जब मैं ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं तो ये सब चीजें आप समझ के इस टॉपिक को समझें। अगर आप पहली बार सीपीसी का कोई भी टॉपिक, सिविल प्रोसीजर कोड जो आपका सिविल प्रक्रिया संहिता है, अगर इसका पहली बार कोई आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी बातें अगर मैं बीच में करूंगा डिस्कशन में वो शायद आपको ना समझ में आए। तो इससे पहले मैं बस ये चाहता हूं कि आप थोड़ी बहुत एक जानकारी ये रखें कि सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है, प्रोसीजरल लॉ क्या होता है। सब्सटैंटिव लॉ राइट्स एंड ड्यूटीज की बात करता है, तो राइट्स एंड ड्यूटीज किन पर्सपेक्टिव में देखी जाती हैं, और अगर राइट्स एंड ड्यूटीज किसी पर्सपेक्टिव में देखी जाती हैं तो राइट्स को एस्टैब्लिश ना करने पे, मतलब जो आपके हक हैं अगर आपको वो नहीं मिलते तो कॉज ऑफ एक्शन किस चीज को बोला जाता है, और फिर आप वो कॉज ऑफ एक्शन लेके जाते हैं कोर्ट के पास, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन के साथ एक रेमेडी जुड़ी है। रेमेडी मतलब एक रिलीफ जुड़ा है कि अगर आपके हक आपको नहीं मिले तो हम आपको न्याय दिलवाने के लिए ये करेंगे। आपसे न्याय तभी होगा जब हम ये कर दें। जैसे कि आपका घर अगर किसी ने जबरदस्ती छीन लिया है आपसे, आप घर में रह रहे थे, कोई आया आपको माफिया और घर से बाहर धकेल देता है, आपका हक था क्योंकि आपका घर था। आपका घर कैसे था? अब कोई पूछे कि आप कह रहे हैं कि आपका घर है, हमें कैसे पता कि आपका घर है? फिर आप क्या बोलेंगे? कागज मेरे नाम पे हैं। कौन से कागज? सर ट्रांसफर के कागज मेरे नाम पे है। डॉक्यूमेंट ये जो लिख रहा है ये मेरे नाम पर इसको ट्रांसफर हुआ है, ये मेरे नाम पर ट्रांसफर हुआ है। तो यहां से आप प्रूव करते हैं कि आपको हक कहां से आए, और जब आपको हक समझ में आ जाते हैं कि कहां से आए तो फिर आप उसके खिलाफ एक न्याय चाहते हैं ना कि मुझे मेरा हक दिया जाए। मैं तो इस घर में रहने के हक में हूं, मतलब मेरे पास हक है इस घर में रहने के लिए, और यह हक मुझसे छीन लिया गया है। तभी बोलते हैं कि राइट इज टेकन अवे। इन इंग्लिश यू हियर दिस स्टेटमेंट, द राइट इज टेकन अवे। राइट इज टेकन अवे मतलब मुझसे यह हक छीन लिया गया है। छीन तो लिया क्योंकि मुझे बाहर धकेल दिया, तो हक तो अब मेरे पास नहीं बचा। मेरा राइट मैं एंजॉय कहां कर पा रहा हूं? यू मे ऑल्सो से दैट दिस इज ऑल्सो नोन एज अ सीज, अ स्टे टू द एंजॉयमेंट ऑफ द राइट, एंड दैट टू इलीगली, क्योंकि कोई भी आके आपके घर में आपको जबरन घर से बाहर नहीं निकाल सकता। ये आपका हक है कि आप घर में रहेंगे और अपने राइट्स जो आपके हक है उनको एंजॉय करेंगे। मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। बहुत सारे राइट्स होते हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्ट्स पे राइट्स होते हैं, और ये हक आप एंजॉय कर सके ये आपका एंटाइटलमेंट है। कानून आपको दे रहा है ये हक। अब जब ये हक कोई छीन ले, इन्फ्रिंज कर दे, इंपिंग कर दे, तो फिर आपके पास क्या रास्ता बचता है? ये रास्ता जो आपको दिया गया है इसको बोलते हैं रेमेडी। रास्ता है कोर्ट जाइए। कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट क्या देगा मुझे? कोर्ट तुम्हें वापस ये घर दिलवा देगा, वापस इस घर में रहने को दिलवा देगा। मतलब आप यू विल बी गेटिंग द पोजेशन बैक। इसी को बोलते हैं रिकवरी ऑफ पोजेशन, और ये हो गई आपकी रिलीफ। रेमेडी और रिलीफ के बीच में फर्क समझ जाएंगे आप। बहुत सटल डिफरेंसेस हैं पर बड़े इंपॉर्टेंट हैं।
रिलीफ क्या है? रिलीफ मतलब कानून आपको क्या देगा, क्या कह रखा है कि अगर कोई आपको अपने घर से बेदखल कर दे बिना लीगल प्रोसेस के, मतलब बिना कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किए, अगर कोई आपको अपने घर से बेदखल कर दे तो कानून आपको वापस अपने घर में दाखिला दिलवा देगा, मतलब आपका पोजेशन फिर से मिलेगा, राइट ऑफ री एंट्री मिल जाएगी। कानून दिलवाएगा आपको घर अपना वापस, कानून आपको वो हक देगा। कैसे देगा? रेमेडी क्या है? कोर्ट में चले जाइए, पुलिस वाला नहीं आएगा, एग्जीक्यूटिव में नहीं। वहां भी कुछ रेमेडीज हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं आप, पुलिस वाले के पास भी जा सकते हैं, लेकिन वो किन एंगल्स और किन डायमेंशंस में है वो खैर चर्चा का विषय बहुत एक्सपेंसिव है, वो बहुत लंबा चर्चा है। हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जनरली जो रेमेडी है वो आपको कोर्ट में मिलती है, और रिलीफ है वो ऑलरेडी कानून में लिखा होता है। और इस रिलीफ को लेने के लिए जो रेमेडी है कोर्ट में जाने की, तो उसमें एक प्रोसीजर होना चाहिए उस रिलीफ तक जाने का। मतलब रेमेडी जो आपको मिली है वो रिलीफ तक ले जाने के लिए एक प्रक्रिया इजाद करेगी, एक प्रोसीजर को फॉलो करेगी, और यहीं आता है ये प्रोसीजर कोड का हवाला, और यही मदद करते हैं प्रोसीजर कोड्स। अगर आपका रिलीफ क्रिमिनल है और रेमेडी क्रिमिनल कोर्ट है तो आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के थ्रू वो रेमेडी लेंगे। आप रिलीफ तक कैसे पहुंचेंगे? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से। और यही अगर आपका सिविल कोर्ट है या सिविल रिलीफ है या सिविल राइट को इन्फ्रिंज हुआ है तो आप सिविल प्रोसीजर कोड से गवर्न होंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता को निहित फॉलो करते हुए आप इस रिलीफ तक पहुंचेंगे कि आपको वो पोजेशन वापस दे दिया जाएगा। एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ गया होगा, रेमेडी रिलीफ क्या है समझ में आ गया होगा। और यह भी बात आपको ध्यान रखना है कि सिविल प्रोसीजर कोड में जब आप कोर्ट के पास जाते हैं, सिविल कोर्ट के पास, तो सिविल कोर्ट जब प्रोसीडिंग स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है, जिसको आप प्लेंट या वाद के नाम से जानते हैं, जब आप प्लेंट सिविल कोर्ट में देते हैं, उससे लेके जब तक कोर्ट जजमेंट ना दे दे, मतलब जब तक कोर्ट आपको रिलीफ ना दे दे जो आपका बनता है, रिकवरी ऑफ पोजेशन, ये बोल ना दे कि इसको पोजेशन रिकवर कर दिया जाए, इसको पोजेशन वापस दे दिया जाए, जब तक कोर्ट ये ना बोल दे तब तक जितना भी कार्रवाई हो रहा है इस पूरे प्रोसीडिंग को सूट के नाम से बोला जाता है। सूट, सूट क्या है? सूट एक सिविल प्रोसीडिंग है। मैं आपको क्यों ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूं या क्यों ये बैकग्राउंड दे रहा हूं, जिससे कि आप कनेक्ट होना शुरू हो जाएं और डिफरेंसेस भी जानना शुरू हो और आपको अप्रोच पता चले कि कैसे मुझे पढ़ना ही है ये सब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां तक जुडिशियल सर्विसेज की बात है, सीपीसी एक बहुत ही इलैबोरेट, बहुत एक्सपेंसिव और कई लोगों के लिए टफ एक सब्जेक्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसको सीक्वेंस करना और इसकी हर एक्शन को और हर स्टेज को जैसा लिखा हुआ है सही इंटरप्रिटेशन में समझना एक बहुत बड़ा टास्क है। सीपीसी का जो सिलेबस है हमारे लॉ कोर्स में भी, एलएलबी में, वो भी बहुत लिमिटेड है। और सीपीसी का जो एस्पेक्ट एलएलएम में तो है ही नहीं। मास्टर्स में आप सीपीसी का कोई एस्पेक्ट नहीं पढ़ते। बैचलर्स में सिर्फ सीपीसी एक सब्जेक्ट है। 2 भागों में बांट दिया तो कुछ टॉपिक्स आपके कवर हो जाते हैं, नहीं तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं पढ़ाया जाता। इसीलिए सीपीसी एक ऐसा एरिया हो जाता है जो बड़ा अनटच्ड रहता है जुडिशियल सर्विस एस्पायरेंट्स के लिए, जिसको बहुत अच्छे से देखा नहीं गया हो, जबकि इसका जो रोल है वो बहुत बड़ा है। सीपीसी रेड विद एसआरए, रेड विद लिमिटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये प्रोसीजर का पूरा एक गैमेट बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक गैदरिंग है जो आपको साथ में पढ़नी होती है। सीपीसी विद एसआरए विद लिमिटेशन, ये सब साथ में पढ़ा जाता है।
और जहाँ तक थोड़ा बहुत मैंने देखा है, कॉलेजेस में बैचलर्स डिग्री में LLB की लिमिटेशन तो फिर भी है एक हद तक, SRA कई जगहों पर नहीं पढ़ाया जाता। SRA बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े क्वेश्चंस आते हैं उसमें से। CPC भी बहुत लिमिटेड एस्पेक्ट में पढ़ाया जाता है, बहुत पिक चूज करके कुछ एरियाज हैं जो पढ़ाए जाते हैं, जबकि वो तो एक बहुत ही मिनिस्क्यूल सा पार्ट है, बहुत ही छोटा सा पार्ट है CPC का। अगर आप क्वेश्चंस का टीनर देखें CPC में, तो CPC बहुत एक्सपेंसिव है, हर एरिया से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाता है। पूरे सेक्शंस पढ़ने बहुत जरूरी हैं प्री के लिए, सारे सेक्शंस, सेक्शन 157 तक पढ़िए, सारे सेक्शंस पढ़ने बहुत जरूरी हैं। सारे ऑर्डर्स भी आपको कहीं ना कहीं पढ़ने जरूरी हो जाते हैं। कुछ ऑर्डर्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस हम फ्रीक्वेंटली नहीं देखते, उनको आप अवॉइड कर दें तो क्वेश्चंस प्री में और मेंस में ऑलमोस्ट CPC, पूरे CPC से आता ही है। उसमें से एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से प्री और मेंस दोनों में सवाल आता है, वो है इंटरप्लीडर सूट। अब डायरेक्टली शुरू होने से पहले कुछ तो बैकग्राउंड डिस्कस करना बनता ही है। इंटरप्लीडर सूट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसमें बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। प्री में भी बड़े आसान सवाल है और ये मेंस में भी बहुत आसान है टेक केयर करना। मैं ट्राई करूंगा कि आपसे उतनी डिस्कशंस तो मैं कर ही लूं कि आप मेंस का क्वेश्चन भी देख सको और प्री भी इसका आराम से निकाल सको। प्री में तो कुछ नहीं, आपको भी पता है कि अगर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ ले रहे हैं और आपको स्टेटमेंट्स याद हो जाते हैं तो प्री में कहीं ना कहीं संभाल लोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत डीप कॉन्सेप्ट नहीं है या फिर कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप बेस समझ गए तो आप पूरा टॉपिक ही समझ गए। मेंस में आपको लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए बस। लेकिन ये टॉपिक प्री और मेंस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और इसीलिए थोड़ा सा मैं इसको आज डिस्कस कर रहा हूं, बहुत ब्रीफली डिस्कस करूंगा लेकिन सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स हैं, 2-3 एग्जाम्पल्स भी अगर आपने सुन लिए, समझ लिए और जो वर्ड्स हैं उनको समझ लिया, देख लिया, तो आपको पूरी कहानी समझ में आ गई। उसके बाद तो जितना मर्जी पढ़िए, उसके बाद सिर्फ आप अपने नोट्स बनाइए और आंसर राइटिंग करिए। और ये ध्यान रखिएगा, हर स्टेट में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। मेंस में भी डायरेक्टली पूछ लेगा व्हाट इज एन इंटरप्लीडर सूट, डायरेक्ट क्वेश्चन, या फिर सिचुएशन दे देगा और बोलेगा कि इसको कैसे टैकल किया जाए इस सूट को, या फिर इसमें रेमेडी कैसे मिलेगी। तो इंटरप्लीडर सूट इज अ टाइप ऑफ प्रोसीडिंग, इट्स अ टाइप ऑफ सूट। बहुत सारे टाइप्स हैं सूट के। जब आप कोर्ट में प्लेंट लेके आते हैं, मैंने आपको बता दिया है पहले भी, जब आप कोर्ट में प्लेंट लेके आते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड में जो इनिशिएशन होती है प्रक्रिया की, जो शुरुआत होती है, वो एक डॉक्यूमेंट लाने से होती है जिसमें तथ्य लिखे होते हैं, उसी को बोला जाता है प्लेंट। उस वाद के जिस पन्नों पर आप लिख के उस वाद को, उस वाद के तथ्यों को जिन पन्नों पर लिख के आप कोर्ट के सामने पेश करते हैं कि क्या हुआ, क्योंकि कोर्ट तो यही पूछेगी ना क्या हुआ। जब आप किसी विवाद में फंस जाएंगे, जब आपके हक छीन लिए जाएंगे, तो आपको ग्रीवेंस होगी। उससे ग्रसित होकर जब आप रेमेडी लेने के लिए कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट को बताएंगे ना क्या हुआ। तो वो जो तथ्य आप बताएंगे, जो फैक्ट्स बताएंगे, वो आप लिख के बताएंगे। सिविल प्रोसीजर कोड में कहीं भी मौखिक रूप से कोई कार्रवाई नहीं होती। ये प्रैक्टिकल भी है और थ्योरेटिकल भी है। बहुत ही कम एरियाज ऐसे रेयरली मिलेंगे जहां पर आप मौखिक, या प्रैक्टिकली ही होगा कि मौखिक आप कुछ कह सकते हैं या कोर्ट उसको रिकॉर्ड कर ले अपने हिसाब से, अगर आपने मौखिक बोला भी है तो। पर सिविल प्रोसीजर कोड में मौखिक रूप से कोई कार्रवाई नहीं होती, हर चीज लिखित में होती है। इसलिए तथ्य भी आप ओरली लेके नहीं आएंगे, इसको लिखेंगे कहीं पर। और जब आप कोर्ट में जाएंगे, एक सिविल कोर्ट में, जिसमें मैं ज्यूरिसडिक्शंस वगैरह भी नहीं डिस्कस कर रहा हूं, जब आप सिविल कोर्ट में जाएंगे
तो आप अपनी बात कहने के लिए जब लिख के लेके जाएंगे तो उसी डॉक्यूमेंट को प्लेंट बोला जाता है। इसी चीज को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में या तो कंप्लेंट का नाम दिया जाता है या फिर चार्जशीट का नाम दिया जाता है। एफआईआर तो आप पुलिस को देते हो, पुलिस जब कोर्ट में लेके जाती है एक डॉक्यूमेंट सब लिखा हुआ, जो तथ्य लिख के एविडेंस कलेक्शन करके, उसको चार्जशीट बोलते हैं। चार्जशीट बोल दीजिए, फाइनल रिपोर्ट बोल दीजिए, वो आपकी मर्जी। 173(2) पुलिस रिपोर्ट, आप एक जेनेरिक टर्म यूज कर लीजिए, पुलिस रिपोर्ट लेके जाती है। क्या ये बात समझ में आई? पर यहां पर हम ना चार्जशीट वर्ड यूज कर सकते, ना फाइनल रिपोर्ट यूज कर सकते, ना क्लोजर यूज कर सकते, और ना ही कंप्लेंट वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं, ये टर्म्स स्पेसिफिक हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के लिए। सिविल प्रोसीजर कोड में इन टर्म्स का यूज नहीं है। पूरे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आप सूट वर्ड का यूज नहीं देखेंगे। देखेंगे भी अगर कहीं, अगर मान लिए भूले भटके कहीं दिख गया, तो वो भी सिविल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि सूट वर्ड क्रिमिनल नहीं है। सूट वर्ड हमेशा सिविल ही लगेगा। सूट का मतलब ही सिविल प्रोसीडिंग है। खैर, मैं अभी बहुत अच्छे एक्सपेंसिव मीनिंग नहीं बता रहा हूं सूट के, क्योंकि सूट इज डिफरेंट फ्रॉम अपील, इट इज डिफरेंट फ्रॉम रिवीजन, इट इज डिफरेंट फ्रॉम रिव्यू, इट इज डिफरेंट फ्रॉम रिट। सूट वर्ड का भी एक अपना दायरा है, अपना एक एक्सटेंट और स्कोप है, डायमेंशन है। पर आप अभी मोटा मोटा समझिए कि सूट वर्ड सिविल प्रोसीजर कोड में तो मिल जाएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब सूट जो ये टर्म है, ये हमेशा सिविल प्रोसीजर कोड में ही यूज किया जाएगा। और ये क्या है? सूट का मतलब एक सिविल प्रोसीडिंग। इसका मतलब एक ऐसी सिविल प्रोसीडिंग जिसमें इंटरप्लीड करा जा रहा हो, उसको इंटरप्लीडर सूट बोलते हैं। इंटरप्लीडर सूट समझ गए होंगे क्यों बोला जा रहा है। तो जब आप पहली बार कोर्ट में पहुंचते हैं, अपने तथ्य को लिखकर, उसको बोला जाता है प्लेंट। प्लेंट में एक वादी होता है जिसके हक छीन लिए गए, और एक प्रतिवादी होता है जिसने हक छीने, जिसकी ड्यूटी थी कि वो हक ना छीने। जब आप कोर्ट के पास जाते हैं, जनरली यही लगता है कि ऐसे ही जा रहे हैं, लेकिन कि एक प्रतिवादी होगा, एक वादी होगा। मतलब जिसके हक छीने एक वो जा रहा है, और जिसने हक छीना उसके खिलाफ आप जा रहे हो, एक वो पार्टी हो गई। उसको आप डिफेंडेंट बोलते हैं, प्रतिवादी हिंदी में, वादी प्रतिवादी, प्लेंटिफ डिफेंडेंट। तो जब आप कोर्ट के सामने जाते हैं अपनी बात को लेके, तो जनरली यही माना जाता है कि आपके हक छीन लिए गए हैं, इसीलिए आप कोर्ट के पास आए हैं। रेमेडी कोर्ट के पास आने की थी, रिलीफ मांगने आए हैं कोर्ट से कि सर हमारा घर छिन गया है, वो दिलवा देते वापस। कैसे छिना, क्या हुआ, किस दिनांक, कौन सी बात, वो सारी बातें हमने इसमें लिख दी। ये प्लेंट है आपके पास। किसने छीना, लिख दिया सर, उसमें नाम भी लिख दिया है, एड्रेस भी लिख दिया है, फोन नंबर भी लिख दिया है, किसने छीना। चलिए बुलाइए उसको, उसकी भी बात सुन लें क्या हुआ है। तो आप समन्स भेज के प्रतिवादी को बुला लेंगे, फिर प्रतिवादी से उत्तर मांगेंगे कि भाई ये जो कहानी लिख के लाया है, इसके लिए कुछ कहना है तुम्हें। उसी को बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट। मैं जो वादी लाया वो है प्लेंट, और जो प्रतिवादी लाया उसके जवाब में, उस जवाब को सिविल प्रोसीजर कोड की भाषा में रिटन स्टेटमेंट बोला जाता है। तभी प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, इन दोनों को प्लीडिंग्स बोला जाता है सिविल प्रोसीजर कोड की भाषा में। सुन लो, तभी आप यहां तक पहुंचोगे। हल्का सा इशारा तो मैंने दे ही दिया है सूट इंटरप्लीडर का। सूट को मैं समझा रहा था, इसलिए मैंने इंटरप्लीडर बताया। अभी सुनते रहिए, आपको अभी समझ में आएगा कि मैं आगे क्या बात कर रहा हूं। तो जब प्रतिवादी से आप या डिफेंडेंट से आप कहेंगे कि जवाब दीजिए, ये जो बातें कर रहा है ये सही है क्या, आपको कुछ कहना है, क्योंकि अगर ये कहीं भी गलत हैं तो आप उसके खिलाफ एक जवाब में लिख दीजिए, अपने जवाब में लिखिए कि ये गलत बता रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ।
अपने जवाब में लिख दीजिए क्या हुआ फिर। भाई तभी तो मैं सच तक पहुंचूंगा जब दोनों की कहानी जान पाऊंगा। क्या पता ये झूठ बोल रहा हो वादी। तो अगर वादी झूठ बोल रहा है, ये पकड़ने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे प्रतिवादी को मौका देना होगा कि तुम भी बात कहो, जिससे कि मुझे सच झूठ जानने में आसानी हो। तो नॉर्मल प्रोसीजर क्या है? जिसके हक छीन लिए वो अपनी बात कहे, और फिर मैं प्रतिवादी को बुलाऊं जिसने हक छीने, तो उसको बोलूं कि तुम अपनी बात कहो, और फिर दोनों की बातों में देखें कि कहां वो एक दूसरे से भिन्न हैं, कहां ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मतलब कुछ बातें वो कहेगा कि हां हुई थी, और कुछ बातें वो कहेगा कि नहीं हुई थी। तो जो बातें नहीं हुई थी उनको मैं जानना चाहूंगा कि इसमें सच कहां है। उसी को बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। और फिर उसके बाद मैं उनसे प्रूफ मंगाऊंगा, लाओ भाई सबूत दो कि कौन सच बोल रहा है। तो जनरली तो प्रोसीजर ऐसे चलता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सिचुएशंस होती हैं, सिविल प्रोसीजर कोड में कुछ ऐसी सिचुएशंस को भी आइडेंटिफाई किया गया है जिसमें जो आया कोर्ट में तथ्य लेके, जो कोर्ट में रिलीफ मांगने आया, उसके हक छीने ही नहीं गए हैं। अब आप कहेंगे ले तो फिर आया क्यों कोर्ट? वही तो सारा मसला है। सिविल प्रोसीजर कोड में एक ऐसा भी प्रोसीडिंग इनिशिएशन अलाउ कर रखा है, मतलब ऐसा भी प्रक्रिया को शुरुआत करने में अलाउ कर रखा है जिसमें जो कोर्ट आ रहा है उसका कोई हक छीना ही नहीं गया है, उसका कोई कॉज ऑफ एक्शन इन्फ्रिंज ही नहीं हुआ है, मतलब उसका कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। फिर किसका डिस्प्यूट है? वो क्यों आया कोर्ट में? एक्चुअली वो कोर्ट में इसलिए आया है क्योंकि किन्हीं दो लोगों का डिस्प्यूट है, और उस डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन में उसे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है। अब मान लीजिए जो कोर्ट में आया उसे किन्हीं दो लोगों के डिस्प्यूट के बीच में इंटरेस्ट ना हो, तो आपको ऐसा लगेगा ना कि मैं कौन, वो क्या बोलते हैं, तुम कौन मैं खामखा। भाई मैं कौन, मैं खामखा। अब कोई पूछे मुझसे तुम कौन, तो मैं खामखा। मतलब बात समझ गए होंगे। आप कोर्ट जा रहे हैं तो कोर्ट पूछेगी हाँ जी क्या हुआ, कहेगा कुछ नहीं। तो फिर कैसे? मेरे दो पड़ोसी लड़ रहे हैं आपस में, मुझे है कि आप निपटारा कर दें तो थोड़ा गली में शांति रहे। तो तुम्हारा क्या है इसमें? मैं शांति चाहता हूं, मेरी गली में आए दिन उत्पात कर रहे हैं दोनों। क्या मैं इस व्यक्ति को सुनूं क्योंकि वो शांति चाहता है? देखिए, अगर ये एक पब्लिक राइट था, अगर ये क्रिमिनल एक्टिविटी थी, फिर तो वो इंफॉर्मेशन दे सकता था। लेकिन ये है सिविल लॉ, प्राइवेट राइट्स, सिर्फ इंडिविजुअल के बीच में झगड़े, ये पब्लिक के झगड़े नहीं माने जाते। जब आप एक ब्रॉड डिस्टिंक्शन पढ़ेंगे सिविल और क्रिमिनल का, तो एक बड़ा अच्छा डिस्टिंक्शन उसमें आता है जो बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही प्रोमिनेंट डिस्कशन है, और बहुत ही प्राइमरी डिफरेंस है। प्राइमरी डिफरेंस है कि सिविल प्रोसीजर या फिर सिविल लॉज प्राइवेट राइट्स की बात करता है, डिस्प्यूट बिटवीन पर्संस, पब्लिक राइट की बात नहीं करता। सिविल लॉज राइट इन पर्सोनम की बात करते हैं, जो पर्सनल राइट्स होते हैं, मतलब हमारे और किसी व्यक्ति के बीच के विवाद। इसमें सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें पब्लिक को या कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब ऐसे कुछ हक जो प्राइवेट हैं, मतलब पर्सनल हैं, जो व्यक्तिगत हैं, इनमें कोई विवाद उत्पन्न हो, तो सिर्फ जिनके बीच में यह विवाद है वही कोर्ट आ सकते हैं। कोई भी जना खना कोर्ट नहीं आ सकता, कोई भी उठ के नहीं आएगा। जबकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, क्योंकि सोसाइटी एट लार्ज अफेक्ट होती है, कम्युनिटी अफेक्ट होती है, पब्लिक राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं, इसीलिए कोई भी उठ के जाके पुलिस को इंफॉर्मेशन दे सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। अगर आप सेक्शन 154, 155 पढ़ लें सीआरपीसी का, तो वहां पर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है पर्सन की, द वन हु इज गिविंग इंफॉर्मेशन। कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि कौन इंफॉर्मेशन दे सकता है। एनीवन कैन गिव इंफॉर्मेशन, एनीवन,
Anyone means anyone. To the police station if you are going, anyone can give information. अब आपके दिमाग में ये आएगा कि anyone तो मतलब अगर दिल्ली में कोई वारदात हुई हो और केरला में किसी ने टीवी में देख लिया, तो क्या वो जो केरला में टीवी में देख रहा है वो भी इंफॉर्मेशन दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। काम ही यही है। सीआरपीसी सोसाइटी एट लार्ज को अफेक्ट करता है, इसीलिए वहां पर अलग स्कोप है, पब्लिक राइट्स हैं, लेकिन सिविल लॉ में तो प्राइवेट राइट्स हैं। इसीलिए माना जाता है कि जिनके बस आपस में विवाद है वो ही कोर्ट आए, इसके अलावा किसी को आने की जरूरत नहीं है। तो बड़ा अच्छा एक बेसिक प्रिंसिपल है कि कोई भी जना खना नहीं आ सकता कोर्ट में सिविल राइट्स के डिस्प्यूट्स पे। अब जब मैंने उससे पूछा कि झगड़ा किस बात पे है, तो वो बोलता कि सर झगड़ा इस बात पे है। मैंने वही पूछा, मैं कहा वो राइटिंग कर रहे हैं? राइटिंग कर रहे तो क्रिमिनल ऑफेंस है, फिर तो आप इंफॉर्मेशन क्रिमिनल कोर्ट में दे दीजिए, पुलिस के पास चले जाइए। क्या राइटिंग कर रहे हैं? नहीं सर ऐसा भी कुछ नहीं। एफरे कर रहे हैं? नहीं सर ऐसा भी कुछ नहीं। फिर क्या है? आपस में सर बाहर खड़े होकर झगड़ा इस बात का करते हैं कि ये दीवार जो है ये 2 इंच इधर खिसकी है कि उधर खिसकी है, ये किसके जुरिस्डिक्शन में, मतलब किसकी प्रॉपर्टी की दीवार है। ये दीवार पे झगड़ा करते रहते हैं सर। एक तंदूर लगा है सर हमारी गली में, अब ये उस पर झगड़ा करते रहते हैं कि तंदूर किसका है, हमारे घर के आगे है तो किसने बनाया, तो किसका तंदूर है। ये प्रॉपर्टी राइट्स पे झगड़ते रहते हैं सर। कोर्ट ने दिमाग लगाया कि भाई ये तो मुझे सिविल डिस्प्यूट लग रहा है, इसमें क्रिमिनल तो कोई एक्ट नहीं हो रहा, ऐसा कोई एक्ट नहीं हो रहा जिसमें पनिशमेंट मिले, ये तो सिविल डिस्प्यूट है। जी सर हाँ प्रॉपर्टी का मसला है, सिविल डिस्प्यूट ही है, कोई क्राइम तो नहीं हो रहा, पर सर हम चाहते हैं कि इनका मसला सॉल्व हो जाए और गली में सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे। ये लड़ते रहते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। अरे तो तुम क्यों आ गए भाई? जिसको दिक्कत है, जिनका विवाद है, उनको आना चाहिए। तुम्हारा इसमें क्या इंटरेस्ट है? सर बस हमें अच्छा नहीं लगता। हमें अच्छा नहीं लगता इज नॉट अ रीजन, गो बैक होम, चले जाइए। जिनका विवाद है उनको आना है, सिविल प्रोसीजर कोड है। प्राइवेट राइट्स हैं, पर्सनल, जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो ही आएंगी। उनको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसीलिए कहते हैं कि इन प्राइवेट राइट्स, इन सिविल लॉज, सोसाइटी एट लार्ज इज नॉट अफेक्टेड। ब्रॉड डिफरेंस बता रहा हूं। ठीक है भाई, तो जाइए, वो उनका डिस्प्यूट सॉल्व होगा ही नहीं। पर फिर भी सिविल प्रोसीजर कोड ने, अब देखिए ये तो मैंने आपको जनरल लॉ बताया कि कोई भी उठ के आके किन्हीं दो के डिस्प्यूट्स को नहीं ला सकता कोर्ट में, लेकिन इसी का एक अपवाद है। तो पहले आपने क्या देखा? जनरल लॉ। जनरल लॉ इज दैट हमेशा जब अपवाद होता है तो किसी जनरलिटी पे होता है ना। अपवाद मतलब एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हमेशा किसी जनरल प्रोविजन का होगा। पहले आप कुछ बोलेंगे और उसमें एक्सेप्शन डालेंगे कि वैसे तो मैं बड़ा शांत हूं, लेकिन अगर कोई मुझे गुस्से से कुछ कह दे तो मैं उस पर गुस्सा करता हूं। यह अपवाद है। जनरली मैं बड़ा शांत हूं, पर अगर मुझसे कोई गुस्से से बोल ले तो मुझे गुस्सा आता है। यह अपवाद है मेरा, मेरे कैरेक्टर का, मेरे डिमीनर का, मेरे बिहेवियर का। तो आप मुझसे कभी भी मिलें, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप मुझसे कभी भी मिलेंगे तो शांति से मिलते रहे, किसी भी परिस्थिति में मिले, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। लेकिन अगर आप मुझसे मिले और गुस्से से बात किए तो मुझे गुस्सा आता है और मैं गुस्सा करता भी हूं। यह अपवाद है। तो पहले आप ये बताएंगे कि जनरल क्या है, फिर आप उसका एक्सेप्शन बताएंगे। पढ़ लीजिए, हर स्टैट्यूट में एक्सेप्शन ऐसे ही लिखे होते हैं। तो जनरल लॉ क्या है? ओनली द पार्टीज टू डिस्प्यूट मस्ट कम टू द कोर्ट। Only the parties to dispute must come to the court. ये जनरल लॉ है। इसका एक्सेप्शन है कुछ, इसी के एक्सेप्शन को
आइडेंटिफाई किया गया सीपीसी में। सीपीसी में जब जो फ्रेमर्स थे, जो इसको बना रहे थे, जो लिख रहे थे, उनके दिमाग में एक बात आई कि देखिए कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है जिसमें झगड़े तो दो के बीच में है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में झगड़ा है, लेकिन ये दोनों कोर्ट नहीं आ रहे। भाई या तो ए कोर्ट आए या बी कोर्ट आए, ये दोनों कोर्ट नहीं आ रहे। वैसे तो हम लोग नहीं छेड़ते सिविल प्रोसीजर कोर्ट में, अगर कोई पार्टी नहीं आ रही है सिविल कोर्ट में अपने राइट इन्फ्रिंज होने पे, तो हम यही मानते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं आ रहे मत आओ, क्योंकि सोसाइटी को तो फर्क नहीं पड़ रहा जो हम इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी लें। क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी है, सिविल प्रोसीजर कोर्ट में कहीं नहीं मिलेगा आपको सुओ मोटो जैसा टर्म कि सिविल कोर्ट खुद अपने से किसी भी डिस्प्यूट को आइडेंटिफाई करके कोर्ट में ला सकती है। ये प्राइवेट राइट्स हैं, पर्सनल इश्यूज हैं। अगर इनको नहीं लग रहा ग्रीवेंस, तो हम कौन होते हैं ग्रीवेंस को देखने वाले, क्योंकि ये आपस के झगड़े हैं। अगर इनको नहीं आना कोर्ट तो मत आइए। इसीलिए माना जाता है कि सिविल प्रोसीजर कोड या सिविल लॉ या सिविल डिस्प्यूट्स बड़े लीनियंट नेचर के होते हैं, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा खतरा नहीं है किसी को। इसलिए सिविल डिस्प्यूट्स को आप बड़ा नॉर्मल व्यू में देखते हो कि क्या हो गया, प्रॉपर्टी पे झगड़े हैं, अच्छा सिविल कोर्ट जा रहे हैं, कोई बात नहीं, इतना बड़ा कुछ इशू भी नहीं है। पर क्रिमिनल कुछ हो जाए, देखो पुलिस वाला आके ले जाए, उसके कैरेक्टर असैसिनेशन कर देते हो आप, उसकी रेपुटेशन खराब कर देते हो। सिविल डिस्प्यूट्स पे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये आप कहते हो कि ये तो सबके ही चल रहे हैं, ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सबका ही जी हो रहा है, बड़े बड़े राजा महाराजाओं तक के डिस्प्यूट चल रहे हैं, सबके चल रहे हैं। लीनियंट है, क्यों? क्योंकि पार्टीज के आपस के डिस्प्यूट है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए किसी भी एक्ट को क्रिमिनल बनाने में सबसे बड़ा रोल इस चीज का प्ले होता है कि सोसाइटी अफेक्ट हो रही है, हमें इस चीज को प्रिवेंट करना है, तो हम करें, इसको क्रिमिनल बना दें, इसको क्राइम बना दें, ऑफेंस बना दें। क्राइम, ऑफेंस, ये सब क्या होता है ये आप और वीडियोस में समझ चुके हैं। आई होप बात समझ में आ रही है और हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। तो जनरल तरीका यही है सिविल लॉ में कि आप दोनों जो डिस्प्यूट में हैं, आप में से कोई भी आ जाइए कोर्ट, नहीं आ रहे तो हमें कोई मतलब नहीं, हम सुओ मोटो नहीं देखेंगे, आओगे तो ठीक है। पर सिविल प्रोसीजर कोड में एक ऐसी सिचुएशन को आइडेंटिफाई किया गया है जिसमें अगर किन्हीं दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, मान लीजिए इसमें एग्जांपल में ए और बी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है किसी सिविल इशू को लेके, तो एक थर्ड पार्टी सी ये कोर्ट में आ सकती है, कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट, कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट। अभी मैंने आपको समझाया कि जनरल लॉ क्या है, ओनली द पार्टीज टू डिस्प्यूट मस्ट कम टू द कोर्ट इन सिविल प्रोसीजर, इन सिविल लॉ। बट द सेम प्रोसीजर आइडेंटिफाइज अ सिचुएशन, यही सेम प्रक्रिया एक ऐसे सिचुएशन को, एक ऐसे वाक्या को आइडेंटिफाई कर रही है, रिकॉग्नाइज कर रही है, जहां पर आप किसी थर्ड पार्टी को भी ये डिस्प्यूट कोर्ट में लाने के लिए अलाउ कर देंगे। बस क्या होना चाहिए, इस पार्टी का इस डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन में इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे मैंने आपको समझाया कि वैसे तो मैं शांत रहता हूं, लेकिन अगर आपने गुस्सा किया तो मैं गुस्सा होता हूं, वैसे मैं शांत हूं। सिमिलरली वैसे तो ये अलाउड नहीं है, लेकिन अगर इसका इंटरेस्ट है इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, मतलब अगर ये डिस्प्यूट जो इन दोनों के बीच में है ये रिजॉल्व हो गया, रिजॉल्व का मतलब अगर ये सेटल हो गया, अगर ये डिस्प्यूट सेटल हो गया, मतलब इन दोनों के बीच में जो विवाद है इसका निस्तारण हो गया, तो इसे जो कुछ करना था वो ये कर सकेगा, इसके लिए कुछ फायदा हो जाएगा, इसको भी उसमें से कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी, या फिर इसको भी उसमें कहीं ना कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट है, इंटरेस्ट है। पर इसका डिस्प्यूट नहीं है, डिस्प्यूट इसका नहीं है, पर ये कहीं ना कहीं इसके रेजोल्यूशन में इंटरेस्टेड है। अब जैसे उसने बोला कि सर शांति हो जाएगी, घर में गली में भाईचारा बना रहेगा, तो गली का भाईचारा उन दोनों के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड नहीं है। तो आपका जो ये इंटरेस्ट है कि गली में भाईचारा बना रहे, गली में शांति रहे,
ये उस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। ये तो फिर आप हर जगह ही इन्वॉल्व हो जाओगे। आप कहोगे भैया इस दुनिया में जो भी डिस्प्यूट चल रहा है, अब मान लो वो पार्टी से नहीं आना चाहते कोर्ट में, आप जबरदस्ती ले आए उनको है कि हमें कोई डिस्प्यूट, क्या पता वो कल अपने आप रिजॉल्व कर लें, आपस में ही बैठ के बात कर लें। आप तो जबरदस्ती कोर्ट ले आए, उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा रहे। और क्या फ्लिम्जी ग्राउंड है, फ्लिम्जी समझते हैं, इररिलेवेंट, जिसका कोई लॉजिक ना हो। ये क्या ग्राउंड हुआ कि मुझे अच्छा नहीं लगता, ये लड़ रहे हैं, ये गली में भाईचारा बना रहे, ये क्या ग्राउंड हुआ? आपका कोई रियल इंटरेस्ट होना चाहिए ना उस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में। या तो आप ये कहें कि सर इन दोनों का झगड़ा सॉल्व होगा तो मैं अपने घर की दीवार बना पाऊंगा, सिचुएशन ऐसी है। कोई तो इंटरेस्ट शो करो उस झगड़े पे, ऐसा इंटरेस्ट जो रियल हो, जो आपके साथ रिलेटेड हो, कि जब तक ये डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होगा मैं अपनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा इसी प्रॉपर्टी पे, इस प्रॉपर्टी मैटर पे। समझ में आता है? तो सिविल प्रोसीजर कोड ने क्या किया, इस जनरल रूल का एक्सेप्शनल सिचुएशन, एक अपवाद आइडेंटिफाई किया। ये अपवाद का नाम है इंटरप्लीडर सूट। तो जनरल लॉ ये है और एक्सेप्शन इंटरप्लीडर सूट है। अ सूट इन विच पार्टीज आर आस्क्ड टू इंटरप्लीड। इंटरप्लीड का मतलब एक दूसरे से, प्लीड का मतलब यहां पर वाद करना, मतलब प्ली करना, बात करना कोर्ट के सामने, अपनी बात को रखना इज प्ली। इंटर का मतलब आपस में, मतलब ये आपस में कोर्ट में आके अपनी बात रखें। कौन? वो जो कोर्ट नहीं आ रहे, उन्हें कोर्ट आना चाहिए था। तो कौन लेके आ रहा है? यहां भी कोई जना खना लेके नहीं आ रहा है, यहां भी कोई ऑल एंड सन्ड्री नहीं है, यहां भी कोई स्ट्रेंजर नहीं है। यहां भी वो व्यक्ति लेके आएगा जिसका कहीं ना कहीं उस मैटर में, उस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में इंटरेस्ट है। मतलब उसे कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी ऑफ रियल नेचर। उसके सामने जो दुविधा है वो सीधी हो जाएगी, वो सॉल्व हो जाएगी। यहीं पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्लीडर। उदाहरण के तौर पे, बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही सिंपल सा उदाहरण है। मान लीजिए ये ए और बी जो हैं, ये किसी प्रॉपर्टी एक्स पे अपना ओनरशिप क्लेम कर रहे हैं। ए कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, बी कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। सी कौन है जी? सी इस प्रॉपर्टी का टेनेंट है, किराएदार। सी इस प्रॉपर्टी का टेनेंट है। ए और बी किसी प्रॉपर्टी को अपना बता रहे हैं, और सी कौन है? सी इस प्रॉपर्टी का टेनेंट है, किराएदार है। अब ए सी के पास आया, कहता है कि सुनो, इस मकान का मालिक मैं हूं, तो किराया मुझे दो। बी आया सी के पास, बोलता है कि सुनो, ये मकान जो है ना एक्स, इसका मकान मालिक मैं हूं, किराया मुझे दो। सी का इंटरेस्ट क्या है? सी का ये इंटरेस्ट है कि मैं किराया किसको दूं। इस डिस्प्यूट पे ही डिपेंडेंट है। इस डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन से सी को रिलैक्स हो जाएगा, और ये इस डिस्प्यूट में कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है, इन्वॉल्व है, क्योंकि ये जो डिस्प्यूट है ये इसके लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। ये लोग कोर्ट जा नहीं रहे जिससे कि रेजोल्यूशन आए, आपस में कोई फैसला कर नहीं रहे, कोर्ट ये जा नहीं रहे, तो सी कहां जाए बेचारा? सी कोर्ट में जाए और इन दोनों को उठाकर कोर्ट के सामने ले जाए और बोले कि आपस में प्ली करो, मतलब आपस में अपनी तथ्य कोर्ट के सामने रख के प्लीडिंग करके इसका निस्तारण करवाइए, इसका जजमेंट दिलवाइए, निर्णय लीजिए, निर्णय करवाइए कोर्ट से। इसीलिए इसको बोला जाता है इंटरप्लीडर सूट। अ सूट इन विच द पर्सन हु गोज टू द कोर्ट हैज नो एक्चुअल डिस्प्यूट but is interested in the dispute and brings those who has actual dispute in the subject matter. ये वो सूट है, ये वो वाद है जिसमें जो वादी है उसका कोई भी विवाद नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस विवाद से जुड़ा है, और ऐसे जुड़ा है कि विवाद का अगर निर्णय आ गया, निस्तारण हो गया, तो उसको कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट होगा, उसको कुछ लाभ होगा, उसके लिए जो दिक्कतें हैं वो कम हो जाएंगी। विवाद उसका नहीं है,
भाई प्रॉपर्टी किसकी है, सी तो नहीं कह रहा ना कि मेरी प्रॉपर्टी है, तो सी तो ए बी से ये नहीं बोलेगा कोर्ट जाके कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे दो, सी तो मांग नहीं रहा ये प्रॉपर्टी, सी तो कह रहा कि मैं पैसे किसको दूं ये बता दो, बस किराया किसको डालना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा किराया किसको दें। और ये अगर आपस में अपना झगड़ा सुलझा लें तो कोर्ट बता देगी किसकी प्रॉपर्टी है, तो मैं उसको पैसा देना शुरू करूं, और कोर्ट में जाके समझाएगा कि मैं कैसे इंटरेस्टेड हूं, कैसे इन्वॉल्व हूं, क्योंकि यहां भी हर कोई उठा के ये केस नहीं ले जा सकता कोर्ट में। आपको समझना होगा कि ये भी कोई ना कोई इंटरेस्टेड पार्टी हो। तो प्लेंटिफ यहां पर कौन है, मतलब कौन प्लेंट लेके जा रहा है, वो जिसका विवाद नहीं है। जबकि होता क्या है जनरल लॉ, ओनली द पार्टीज टू डिस्प्यूट मस्ट कम टू द कोर्ट, मतलब जिनका विवाद है सिर्फ वही कोर्ट में आ सकते हैं। उसका ये अपवाद है इंटरप्लीडर सूट। अगर आपको यहां तक बात समझ में आ गई तो आपको इंटरप्लीडर सूट भी समझ में आ गया है। अब तो नाम मात्र के लिए हम सेक्शन पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। ऑल्दो मैं बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, पर इतनी हो जाएगी कि अब अगर आपको इंटरप्लीडर सूट समझ में आ गया है तो यू विल बी नाउ एबल टू रीड ईच एंड एवरीथिंग इनसाइड इट एंड विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटरप्लीडर सूट। चलिए पढ़ते हैं जरा सेक्शन 88 में क्या लिखा है। जाने से पहले मैं ये बता दूं कि इंटरप्लीडर सूट का जो मेंशन है वो सेक्शन 88 में रेड विद ऑर्डर 35। सेक्शन 88 ये तो आप जानते ही हैं कि सीपीसी ऐसे बांटा गया है जिसमें पहले एक पूरा जो पोर्शन है वो सेक्शंस का है, जो जनरली सेक्शन 158 तक है, पर मेरे ख्याल से आई जस्ट टेल यू 158 तक है सेक्शन। तो ये सारे सेक्शन में वैसे बता देता हूं कि सारे सेक्शंस एक पोर्शन बनाते हैं, और उसके बाद फर्स्ट शेड्यूल है जिसमें बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। देयर आर अराउंड 51 ऑर्डर्स, 51 ऑर्डर हैं। इसके बाद होता क्या है, जनरली सीपीसी को पढ़ने के लिए आपको हमेशा ये देखना पड़ता है कि सेक्शन में क्या कोई बात ऐसी लिखी है जिससे कुछ नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, और उस सेक्शन से रिलेटेड क्या कोई ऑर्डर है जो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। हो क्या रहा है कि सेक्शन जो है वो एक सोर्स प्रोविजन है, वहां पर बात लिखी होती है इन बेयर लैंग्वेज कि देखिए ऐसा होगा, और उसके बाद उसके बारे में जो और तथ्य ऐड करने होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ऑर्डर में लिखे होते हैं। बहुत सारी बातें किसी भी सेक्शन में लिखी हुई बात को एक्सप्लेन करने के लिए या उसके अराउंड और लॉ देने के लिए और रूल्स बताने के लिए ऑर्डर्स दिए गए हैं। ऑर्डर्स के अंदर जब बात लिखी जाती है तो उनको रूल्स कहा जाता है, रूल 1, रूल 2, रूल 3। तो इसलिए ऑर्डर 1, रूल 1, ऑर्डर 2, रूल 2 ऐसे बोला जाता है। ऐसे यहां पर भी ऑर्डर 35, रूल 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएंगे। सेक्शंस में सेक्शन सब सेक्शन होता है, या क्लॉज बोल दीजिए आप उसको, ठीक है जी। सेक्शन का जब हवाला लेंगे तो सेक्शन 88 क्लॉज 1 क्लॉज 2 करेंगे, और जब ऑर्डर का हवाला लेंगे तो ऑर्डर 35 रूल्स शुरू हो जाएंगे। यहां पर ये सेक्शन सब सेक्शन नहीं है, ऑर्डर रूल के नाम से जाना जाता है। तो इंटरप्लीडर सूट के बारे में जो सोर्स प्रोविजन है वो है सेक्शन 88। सेक्शन 88 में इंटरप्लीडर सूट को डिफाइन किया गया है, और इंटरप्लीडर सूट के बारे में जो और एक्सप्लेनेशंस हैं और जानकारियां जो आपको रखनी है, या फिर जो प्रक्रिया आपको फॉलो करना है, या और क्लैरिफिकेशंस, वो सब ऑर्डर 35 में दिया गया है। तो इसीलिए इन दोनों को साथ में पढ़ा जाता है। और जब भी क्वेश्चन आए व्हाट इज एन इंटरप्लीडर सूट, द डेफिनेशन हैज टू बी टेकन फ्रॉम सेक्शन 88। जो परिभाषा है वो आप सेक्शन 88 से लेंगे, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे, और मान लीजिए कुछ एडिशनल बातें आपको लिखनी है, वो मार्क्स पे डिपेंड करेगा, उसमें फिर आप ऑर्डर 35 का हवाला लेंगे। लेकिन अगर कोई पूछे कि इंटरप्लीडर सूट कहां दिया है, तो याद रखिएगा ऑर्डर सेक्शन 88 सिर्फ नहीं बोलना है, सेक्शन 88 रेड विद ऑर्डर 35 दोनों प्रोविजंस का आपको इस्तेमाल करके समझाना है, क्योंकि सिर्फ सेक्शन 88 में नहीं है इंटरप्लीडर सूट, ऑर्डर 35 में भी है। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज एन इंटरप्लीडर सूट, तो या खाली पूछा जाए डिफाइन इंटरप्लीडर सूट, देखिए बहुत डिफरेंस है। अगर पूछा जाए डिफाइन इंटरप्लीडर सूट तो डेफिनेशन तो 88 में है, फिर आप ऑर्डर 35 रहने दें। लेकिन व्हाट इज एन इंटरप्लीडर सूट, तो व्हाट का जो क्वेश्चन है, व्हाट का मतलब इंटरप्लीडर सूट क्या है, तो क्या जो है वो 88 और 35 पढ़ के पूरा होता है कि पूरा क्या समझ में आए आपको। और जब डिफाइन की बात आएगी तो
परिभाषा की बात आएगी तो आप सिर्फ सेक्शन 88 पे स्टिक कर सकते हैं। यही अगर आपको समझ में आ गई चीज़ें तो आंसर कैसे लिखना है, कितना लिखना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस पे बड़ा डिपेंड करता है। क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। जिसको क्वेश्चन समझ में आने शुरू हो गए उसका बेड़ा पार होना शुरू हो जाता है। आधे लोग क्वेश्चन ना समझी के वजह से बहुत सारे गलत आंसर्स लिख देते हैं। उनको तो लगता है कि वो बेस्ट कराए हैं, लेकिन तरीके से वो नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? सेक्शन 88 ऑर्डर 35। तो देखें ज़रा सेक्शन 88 में क्या लिखा है। क्विकली एक बार पढ़ लेते हैं। स्लाइड में मैंने इसका रीआइट्रेशन करवा दिया जिससे कि आप भी पढ़ सकें, नहीं तो आप अपनी अपनी CPC बेयर एक्ट उठा सकते हैं और उसमें सेक्शन 88 पढ़ सकते हैं। वेयर इंटरप्रीटर सूट में बी इंस्टीट्यूटेड वेयर 2 or more persons claim adversely, adversary here means, or adversely anyhow, adversary here means that they are the two who are against each other. Adverse का मतलब opposite, तो कोई दो लोग हैं या दो से ज्यादा लोग हैं जो एक दूसरे के opposite हैं, विरुद्ध हैं, इनको adversaries बोला जाता है। इसलिए जो यहाँ पर यूज किया गया adversely का मतलब एक दूसरे के विरुद्ध। Where 2 or more persons, दो या दो से ज्यादा लोग, persons claim adversely to one another the same debts, sum of money or other property, movable or immovable, from another person। देखो कौन कौन आ गया। 2 or more persons claim adversely मतलब दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे के विरुद्ध कुछ मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? या तो कोई डेट। अब देखिए जैसे मैं धीरे धीरे एक एक बात पे जा रहा हूं ऐसे ही ये एक एक बात इसका इंग्रेडिएंट बन जाता है। ये एक एक बात आपको ध्यान रखनी है और ये एक एक बात आपको समझानी है और ये एक एक बात आपको रटे रखनी है, क्योंकि ये प्री में और मेंस में दोनों में आता है। तो क्रैमिंग भी बहुत जरूरी है और लिख के इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक्सप्लेन करना भी बहुत जरूरी है। प्री और मेंस दोनों का एस्पेक्ट है। तो पहला इंग्रेडिएंट आपका हो गया 2 or more persons। 2 or more persons claim adversely, that means opposite to each other। क्या क्लेम कर रहे हैं? क्या सब्जेक्ट मैटर है जिस पे इंटरप्रीटर सूट हो सकता है? फर्स्ट डेट, सेकंड सम ऑफ मनी, थर्ड प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी? मूवेबल चल या इमूवेबल अचल। अगर आप किसी से कोई प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे हैं, भले ही वो चल हो या अचल हो, और एक दूसरे से विरुद्ध क्लेम कर रहे हैं, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। आपके पास ये घड़ी थी, ये घड़ी आपने रिपेयर होने के लिए घड़ी वाले को दे दी। लो जी चाचा जान, इस पे जरा सेल डाल दीजिए और ये जरा चल नहीं रही है 2-3 दिन से, तो जरा देख लीजिए क्या दिक्कत है। जो रिपेयर वाला था उसने सब खोला वोला, देखा कि इसमें जी पड़ गई है मिट्टी, थोड़ा सा इसका सर्विसिंग होगा, मतलब इसमें तेल वेल पड़ेगा, 1-2 दिन मैं ऑब्जर्व करूंगा कल परसों तक, फिर अगर ये ठीक चलती रही तो आपको वापस दे दूंगा, सेल भी डाल दूंगा, मैं इसका रिपेयर करके आपको दे दूंगा 2 दिन बाद। ठीक है जी। तो रिपेयर वाले ने रख ली, आप दे के आए थे। अब घर पे आप जब गए तो आपका भाई ढूंढ रहा है घड़ी, कह रहे वो घड़ी कहां गई? ये कुछ बोला नहीं। फिर जब घर में ह्यू एंड क्राई मच गया, पिताजी को माताजी को इन्वॉल्व कर लिया गया, घर में तांडव हो गया कि भैया घड़ी नहीं मिल रही है बड़े भाई साहब की। तो ये छोटे भाई साहब बोले ये मैं ठीक कराने दे के गया और वो घड़ी मेरी है तुम्हारी नहीं है। होते हैं घर में झगड़े जिसमें यही क्लेम होता रहता है कि ये मुझे दिया गया था तुम्हें नहीं, और अब ये मैं रखूंगा तुम नहीं, ये मेरा है। भाई बहन के बीच में झगड़े होते हैं। मान लीजिए, खैर भाई बहन के झगड़े तो आप फैमिलियल ट्रांजैक्शन है तो अलग नजरिए से देख सकते हैं, पर मान लीजिए कि
सच में अब इसके उत्तराधिकारी या फिर जो इसका मालिकाना हक जिसके पास होना चाहिए, उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया कि बड़े भाई के कि छोटे भाई की है। बड़ा भाई पहुंच गया और जैसे ही छोटे भाई ने बताया कि देखो मैं तो रिपेयर के लिए दे आया हूं, वहां पर कहां दे आए हो? गुप्ता वॉच कंपनी वालों के पास, गांधी चौक पे। ये बड़ा भाई भागा और जाके बोलता है लाओ दीजिए। वो घड़ी दे के गया होगा वो लड़का एक, वो दे दीजिए, टाइटन की घड़ी है, ये मॉडल नंबर है। हाँ वो पड़ी। कहते अरे जनाब आप तो नहीं दे के गए। देखे तो वो गया, तो मैं तो उसी को दूंगा, मुझे तो ये लगता है कि उसी का है। कि नहीं घड़ी मेरी है तो मुझे दो, उसको मत देना। इतने में ही छोटे भाई साहब आ गए जो कह रहे हैं कि घड़ी तो मैं दे के गया हूं तुम्हें, लाओ मुझे दो। बड़े भाई साहब कह रहे हैं घड़ी इसकी नहीं है, मेरी है, मुझे दो। अब बताइए कि ये तीसरा व्यक्ति क्या करे? कैसे आप सॉल्व करोगे इस सिचुएशन को? क्योंकि वो कोर्ट तो है नहीं कि वो कहे कि लाओ फिर एविडेंस लाओ। वो कोर्ट थोड़ी है कि रुको बड़े भाई साहब एक काम करो, लिखित में पहले एक प्लेंट लेके आओ मेरे पास। वो कोर्ट है क्या? वो जज है? वो तो एक रिपेयर वाला है। भले ही उसको प्रक्रिया पता हो, पर वो ऑथराइज तो नहीं है ना न्याय देने के लिए, एडजुडिकेशन करने के लिए अथॉरिटी पावर तो नहीं है ना उसके पास। सीपीसी में नियुक्त तो नहीं किया गया ना वो। जुडिशरी का सर्विस, जुडिशियल सर्विसेज में तो नहीं, जुडिशरी का एग्जाम तो नहीं दिया था उसने, तो वो तो ऑथराइज नहीं है। फिर क्या करोगे? अब वो क्या कर सकता है? वो इस सिचुएशन में ये कर सकता है कि वो जो ये दो क्लेम कर रहे हैं उनके खिलाफ कोर्ट पहुंच जाए। अब जरा पढ़िए फिर से, वेयर टू और मोर पर्संस क्लेम एडवर्सली टू ईच अदर। वही दो छोटे भाई साहब बड़े भाई साहब क्लेम एडवर्सली, एक दूसरे के ऑपोजिट क्लेम कर रहे हैं। वो ये तो नहीं कह रहा कि बड़े भाई साहब की या दे दो, वो आके कह रहा है कि नहीं मेरी है, मुझे दो। द सेम डेट्स, ये एक उधार हो सकता है, सम ऑफ मनी, या कोई भी पैसा देने का हो सकता है, जैसे कि किराया इज सम ऑफ मनी। किराया कोई डेट नहीं है एज सच, किराया इज टू बी गिवन एज ऑफ रेंट every month. It is not taken by way of loan, it is by way of service that you are taking of any person. और अदर प्रॉपर्टी, या कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको किसी से चाहिए कि भाई मेरी है मुझे दो, फ्रॉम अनदर पर्सन। ये है वो घड़ी रिपेयर करने वाला अनदर पर्सन। ये दोनों लोग उस अदर पर्सन से एडवर्सली क्लेम कर रहे हैं। मतलब एक कह रहा है कि मेरी है, दूसरा कह रहा है मेरी है उस तीसरे बंदे से। ये अदर पर्सन समझ में आ गया, अनदर पर्सन who claims no interest therein other than for charges or costs and who is ready to pay or deliver it to the rightful claimant. जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। किस चीज में इंटरेस्ट नहीं है? अभी आप कहेंगे कि मैंने तो बोला था कि वो तो इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड आउटकम में है, और इस डिस्प्यूट में कहीं ना कहीं उसका ये इंटरेस्ट है कि इसका आउटकम आए तो मैं अपना काम कर सकूं, बस। अदरवाइज उसका इस डिस्प्यूट में क्या इंटरेस्ट है? वो तो नहीं क्लेम कर रहा कि ये घड़ी तो जनाब मेरी है। वो तो नहीं आ गया तीसरा जो ये कह रहा कि नहीं ये तो घड़ी मेरी है। वो कह रहा है घड़ी तो तुम्हारे ही है, पर तुम दोनों में से किसकी है अब ये कैसे पता चले? तो कोर्ट जाएंगे तो वहीं पता चलेगा, और कोर्ट से जब फैसला आएगा तब मैं जिसकी होगी उसको दे दूंगा। और मेरा बस कोर्ट जाने का खर्चा दे दीजिए, क्योंकि आप लोग तो जा नहीं रहे। जब आपको बोला, मान लीजिए घड़ी रिपेयर करने वाला बोलता है बड़े भाई छोटे भाई साहब को कि तुम दोनों कोर्ट क्यों नहीं चले जाते, फैसला लेके आ जाओ, जिसके हक में फैसला होगा मैं उसको घड़ी दे दूं। यहां सिंपल एज दैट। पर वो कोर्ट नहीं जा रहे कि हम नहीं जाएंगे कोर्ट, तुम हमें घड़ी दो। अब ये डिस्प्यूट कैसे सॉल्व हो? मार पिटाई तो आप कर नहीं सकते, क्रिमिनल केस अलग बन जाएगा। तो क्या करेंगे आप? इस पर्सन को, ये अनदर पर्सन जो है, इसको आप एलिजिबल कर रहे, किस लिए? हु क्लेम्स नो इंटरेस्ट देयर इन, मतलब उसका घड़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे तो देना ही है। अदर देन फॉर चार्जेस और कॉस्ट, मतलब उसके बस जो चार्जेस और कॉस्ट हैं। किस चीज के चार्जेस और कॉस्ट? जो भी कोर्ट जाने के चार्ज, जो भी कोर्ट जाने का चार्ज लगा, जो वकील की सर्विसेज उसने हायर करी, या जो उस प्रॉपर्टी को संभाल रखने में उसका जो धन खर्च हुआ, बस वो क्लेम चाहता है कोर्ट से। जब वो आता है कोर्ट में तो ये बोलता है कि सर जो इस प्रॉपर्टी को संभालने में मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है, या फिर जो मेरा धन राशि इसमें लग रही है, ये मुझे दिलवा दी जाए। प्लस मैं कोर्ट आया हूँ तो ये जो मैंने पूरा प्रोसेस किया
कंप्लेंट बनाया, वकील को फीस दिया, कोर्ट फीस दिया, ये सब मुझे वापस मिल जाए, मैं चला निकलूं, इन दोनों का आपस में मैटर सॉल्व करिए। हु क्लेम्स नो इंटरेस्ट देयर इन, मतलब ना उसका इस डेट में कोई इंटरेस्ट है, ना सम ऑफ मनी, ना प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट है, उसका बस एक इंटरेस्ट है कि उसको चार्जेस और कॉस्ट मिल जाए। एंड हु इज रेडी टू पे और डिलीवर इट टू द राइटफुल क्लेमेंट, और जो रेडी है कि मैं ये जो सम ऑफ मनी या डेट है ये पे कर देता हूं जिसका बनता है उसको। मेरा क्या इंटरेस्ट है, देखिए आ गया ना इंटरेस्ट। हु इज रेडी टू पे, क्योंकि ये नहीं जानता किसको देना है, तो वो ये तैयार है किसको देने के लिए, राइटफुल क्लेमेंट, कि जिसका हक बनता है उसको देने के लिए तैयार है। जिसका हक बनता है उसको मैं दे सकूं, बस मेरा इतना ही इंटरेस्ट है। इसका मतलब उसका इस प्रॉपर्टी पे क्या इंटरेस्ट है, कुछ नहीं। उसका फिर इस सूट पे क्या इंटरेस्ट है, आउटकम पे। आउटकम कहां है, राइटफुल क्लेमेंट। किसको पता राइटफुल क्लेमेंट कौन है, मतलब कौन है जिसका हक है इस घड़ी पे, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। जब कोर्ट डिसाइड करके जजमेंट दे देगा, निर्णय आ जाएगा, उस निर्णय से उसको यह बेनिफिट होगा कि वो जिसके हक में निर्णय आया है उसको, अगर वो सम ऑफ मनी है तो पे करेगा, और प्रॉपर्टी है तो डिलीवर करेगा। पे और डिलीवर, डिलीवरी हमेशा प्रॉपर्टी की होती है, कभी भी पैसों की नहीं होती। पैसे हमेशा पे किए जाते हैं, इसीलिए पे और डिलीवर लिखा है, क्योंकि यहां पर डेट्स और सम ऑफ मनी लिखा है। डेट्स और सम ऑफ मनी पे की जाती है और प्रॉपर्टी डिलीवर की जाती है। यह फर्क आपको हर एक्ट में दिख जाएगा। जब भी आप प्रॉपर्टी से डील करने वाला एक्ट पढ़ेंगे तो आपको डिलीवर एक्ट, डिलीवर वर्ड दिखेगा, और जब भी आप मनी से डील करने वाला कोई प्रोविजन पढ़ेंगे तो वहां पे वर्ड आएगा। इसीलिए अलग अलग यूज किया है, पे और डिलीवर। यहां तक बात समझ में आ गई हो तो, इट टू द राइटफुल क्लेमेंट, such other person may institute a suit of interpleader against all the claimants। ये अदर पर्सन कौन है, अदर पर्सन, ये अदर पर्सन, ये जिसके पास, बेचारे के पास घड़ी थी जो रिपेयर कर रहा था, जो रिपेयर कर दिया था, उसको एक सही राइटफुल क्लेमेंट को देना है। कौन कर सकता है सूट, वो कर सकता है जो अदरवाइज तो कोई इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर रहा, वो सिर्फ ये चाहता है कि इनका डिस्प्यूट रिजॉल्व हो तो मैं एक घड़ी वापस कर दूं, क्योंकि घड़ी उसके हाथ में है, इसीलिए उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो रहा है, और इसीलिए कानून में उसको कहीं ना कहीं ऑथोराइज किया गया है कि तुम एज अ प्लेंटिफ कोर्ट में आ सकते हो। आइए कोर्ट में और इन दोनों को भी ले आइए। वेल एंड गुड। तो कोर्ट क्यों करने दे रही है, क्योंकि उसका एक रियल इन्वॉल्वमेंट है इस प्लीडिंग में, इस झगड़े में, क्योंकि जो आउटकम है झगड़े का उसमें उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट है, सब्जेक्ट मैटर में नहीं है। झगड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे क्या मतलब है किसकी घड़ी है, उसे तो बस देनी है कि जिसकी भी है मैं उसको दे दूं बस। और ये कैसे पता चले, कोर्ट जाके, क्योंकि वो खुद तो कोर्ट है नहीं, वो तो फैसला करेगा नहीं। यहां तक बात समझ में आ गई हो। तो किसको हक मिला है प्लेंटिफ बनने का, उसको जो सब्जेक्ट मैटर में नहीं आउटकम में इंटरेस्टेड है बस, और उसका रियल इंटरेस्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सम ऑफ मनी, डेट या प्रॉपर्टी उसके पास है, उसको देना है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मैंने किसी बैंक से लोन लिया, मान लीजिए एक्सिस बैंक से लोन लिया। जब लोन रीपेमेंट की बारी आई तो मेरे पास एचडीएफसी बैंक आ गया, नोटिस आया मुझे एचडीएफसी बैंक से कि आपने लोन लिया था एक्सिस बैंक से, ये हमें दीजिए। अरे तुम्हें क्यों दीजिए, एक्सिस बैंक को देंगे। अब एक्सिस बैंक भी आ गया नोटिस लेके कि नहीं हमें ही दीजिए। अब एचडीएफसी बैंक मुझे ये कह रहा है कि एक्सिस बैंक को हमने टेक ओवर कर लिया, अब उसके सारी जो रीपेमेंट्स हैं, जो भी डेट्स हैं, जो भी उसने लोन्स दिए हुए हैं, उनकी रीपेमेंट्स हमें होंगी, हम ही अकाउंट संभाल रहे हैं, हमारा मर्जर हो गया या अमेलगमेशन हो गई, व्हाटसोएवर। मैंने कंपनी को ओवरटेक कर लिया, एचडीएफसी ऐसा कह रहा है। अब ये कौन डिसाइड करे कि एचडीएफसी जो कह रहा है सही है कि एक्सिस बैंक कह रहा है कि वो सही है। एक्सिस बैंक कह रहा है कि अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पेमेंट हमें ही करी। मैं तो फंस गया, किसको दूं, देना तो मुझे है, और ये मेरा क्या विवाद, मेरा विवाद थोड़ी है कि इसका मर्जर हुआ है क्या हुआ है, ये मेरे से क्या लेना देना इसका। मुझे सिर्फ इतना है कि ये पेमेंट किसको करूं, इतना इंटरेस्टेड हूं कि आउटकम क्या होगा, बस इतनी बात समझ में आ गई हो तो दूसरे व्यक्ति को, ऐसे तीसरे व्यक्ति को, मतलब जो स्ट्रेंजर टू द डिस्प्यूट है, जो विवाद में क्या बोलेंगे हिंदी में,
एक अननोन है जो सब्जेक्ट मैटर में इन्वॉल्व नहीं है पर आउटकम में इन्वॉल्व है, उसको आप हक दे रहे हैं क्या सच अदर पर्सन मे इंस्टीट्यूट अ सूट ऑफ इंटरप्लीडर, कि वो सूट इंस्टीट्यूट करे। इंस्टीट्यूट का मतलब इनिशिएशन, इंस्टीट्यूट का मतलब टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग, इंस्टीट्यूशन का मतलब है टू कमेंस द प्रोसीडिंग इन अ सिविल कोर्ट, इसीलिए सूट हमेशा इंस्टीट्यूट कहा जाता है। ये नॉमेनक्लेचर है। ऐसे ही अपील प्रेफर की जाती है, सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है और एप्लीकेशन मेक की जाती है। यू मेक एन एप्लीकेशन, यू प्रेफर एन अपील, यू इंस्टीट्यूट अ सूट, तीनों का मतलब यही है, इनिशिएट। वर्ड्स अलग अलग हैं, यही तो आपको बस सीखना है, यही आपको इनकलकेट करना है, यही आपके आंसर में झलक जाना चाहिए, नंबर शॉर्ट अच्छा मिलेगा। ऑब्टेनिंग इंस्टीट्यूट अ सूट ऑफ इंटरप्लीडर, इंटरप्लीडर मतलब उनको लाओ और आपस में प्लीड करने के लिए बोलो। अगेंस्ट ऑल द क्लेमेंट, सबको ले आओ। अगेंस्ट मतलब इन सबको डिफेंडेंट बना लाओ। फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिसीजन, किस लिए? जिससे कि एक डिसीजन ला सके, निर्णय। एज टू द पर्सन टू हुम द पेमेंट और डिलीवरी शैल बी मेड, ये जानने के लिए कि किसको पेमेंट करूं किसको डिलीवरी करूं। मतलब ये कहां इंटरेस्टेड है? ये जजमेंट में इंटरेस्टेड है, ये निर्णय में इंटरेस्टेड है। अब सोचिए वो जो एग्जाम्पल मैंने लिया था कि वो आदमी कह रहा है कि गली में थोड़ा शांति बनी रहती है सर, मुझे नहीं अच्छा लगता लोग झगड़े आपस में, मेरा दिल, मेरा हृदय तार तार हो जाता है। माई बाप आप मुझे अलाउ करें कि मैं इन दोनों का झगड़ा सॉल्व करवा दूं। कहे तो तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है? ये कोई रियल इंटरेस्ट है? कोई सब्जेक्ट मैटर में तुम्हारा इंटरेस्ट है? उनकी दीवार, उनका झगड़ा उनको देखने दो, तुम्हारा क्या मतलब है? प्राइवेट राइट है। चलिए, इसका तो कोई डिसीजन में इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि डिसीजन में इंटरेस्ट किस लिए होगा कि कहीं ना कहीं आपको ये तीनों चीजें आपकी पोजीशन में होंगी। डेट देना होगा, कोई पैसा देना होगा, तो पैसा आपके पास है ना, डेट आपके पास है ना, जो रीपेमेंट करना है मनी का वो आपके पास है ना। किसको दो सवाल है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। प्रॉपर्टी आपके पास है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो दायरा सीमित है, लिमिटेशंस हैं, क्योंकि एक्सेप्शन है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मुझसे गुस्से से बात करोगे तो मैं गुस्से से बात करूंगा, तब मैं गुस्सा करूंगा कि मेरे से ऐसे बात मत करो। ये दायरा सीमित है गुस्से पे, आप गुस्सा नहीं करेंगे तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। सीमित है दायरा, एग्जाम्पल ही, ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम्पल। आइए बात समझ। टू हुम द पेमेंट और डिलीवरी शैल बी मेड एंड ऑफ ऑब्टेनिंग इंडेमनिटी फॉर हिमसेल्फ। ऑब्टेनिंग इंडेमनिटी फॉर हिमसेल्फ, इंडेमनिटी का मतलब होता है टू मेक गुड द लॉस। इंडेमनिटी का मतलब होता है टू मेक गुड द लॉस। इंडेमनिटी इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंडेमनिटी इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? और ये किस बात का मेक गुड द लॉस है? यही लॉस जो उसको हुआ, किस चीज का लॉस हुआ? अब मान लीजिए घड़ी में रखा अपने पास, तो मुझे उस घड़ी की संभाल भी तो करनी पड़ी। मान लीजिए मेरे पास कैश था जो मुझे वापस करना था, तो मुझे उस कैश को संभालना भी तो पड़ा, कोर्ट में आना भी तो पड़ा। जो संभाल, मान लीजिए मेरे पास कोई कैटल थी, तो उस कैटल का चारा वगैरह जो रोज मैं उसको दूंगा, कोई लाइव स्टॉक मैंने लिया हुआ था, वो कोई क्लेम कर रहा है कि नहीं बकरी मेरी है, ये कैटल मेरी है। दो आदमी झगड़ रहे हैं, मेरी है मुझे दो, दूसरा कह रहा है मेरी है मुझे दो। अब मुझे वो जो भैंस रखनी है, जो भी कैटल है रखनी पड़ेगी घर में, तो उसको रोज रखने के लिए चारा चाहिए, साफ सफाई में खर्चा, उसकी कोई बीमारी आ गई उसका खर्चा, ये मेरा नुकसान ही है ना, क्योंकि मुझे तो आज वापस करनी थी, इनके झगड़े के चक्कर में वापस नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरा तो नुकसान ही हो रहा है रोज। तो मुझे ये खर्चा बस दे दिया जाए, प्लस कोर्ट में आने का खर्चा मुझे मिल जाए, मेरा इतना ही इंटरेस्ट है, बस मैं, मुझे दो, मैं निकलूं, वो वाला ऐसा, दैट्स इट। बड़ा सिंपल है, इसमें कोई इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं था। तभी मैंने बोला कि बहुत छोटी सी चीज है पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जुडिशियल सर्विसेज में बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्री में भी सवाल आ रहा है, मेंस में भी सवाल आ रहा है। कॉन्सेप्ट आसानी है, कोई बड़ी चीज नहीं। शुरुआत कहां से हुई? जनरल लॉ को समझने से।
क्या ये बात समझ में आई? इंडेमनिटी, मेरे लॉस का बस भरपाई हो जाए, मेरे मेक गुड द लॉस, मतलब मेरे लॉस को भर दो बस, और कुछ नहीं. Provided that where any suit is pending in which the rights of all parties can properly be decided, no such suit of interpleader shall be instituted. प्रोवाइजो ये बोल रहा है कि अगर ऑलरेडी ये दो लोग झगड़ रहे हैं कोर्ट में, तब आप कोर्ट में क्यों आएंगे? बस भाई, ऑलरेडी अगर उनका कोर्ट में झगड़ा चल ही रहा है कहीं पे, इस बात पे ही कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये घड़ी किसकी है, ये मज किसकी है, मज मतलब कैटल किसकी है, अगर ये ऑलरेडी किसी सूट में ये डिस्प्यूट है, तो फिर ये क्यों लेके जाएगा, फिर क्यों अलाउ करेंगे हम इसको? क्योंकि जनरल रूल तो ये है कि जो पार्टीज टू द डिस्प्यूट है वो आने चाहिए, और वो अगर गए हुए हैं फिर क्यों तुम लेके जा रहे हो? क्योंकि ये तो एक्सेप्शन है, जब वो नहीं जाए तो. इफ दे डोंट गो टू द कोर्ट देन कम्स द एक्सेप्शन. क्या ये बात समझ में आई सबको? संक्षिप्त में यही है इंटरप्लीडर सूट. कितना आसान था, ये आपने देख लिया. इसके साथ कुछ और भी बातें हैं जो कि ऑर्डर 35 में लिखी, जो इसको थोड़ा सा और एक्सपाउंड कर देती हैं. पर जो कॉन्सेप्ट है इंटरप्लीडर सूट का, वो समझना जरूरी था, और इंग्रेडिएंट कार्व आउट करने जरूरी थे. तो अगर मैं देखूं कि क्या इंग्रेडिएंट्स निकल रहे हैं, तो मैं क्विकली आपको इंग्रेडिएंट्स बता के आई कंप्लीट दी कॉन्सेप्ट एंड द रिक्वायरमेंट इन जुडिशरी. क्योंकि जुडिशरी में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इंग्रेडिएंट्स ढूंढने होंगे. तो पहला इंग्रेडिएंट आ रहा है वेयर 2 or more persons क्लेम्स एडवर्सली, मतलब एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, ये फर्स्ट इंग्रेडिएंट है. टू वन अनदर द सेम डेट्स, सम ऑफ मनी एंड अदर प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल, ये सेकंड इंग्रेडिएंट है. आपको जानना होगा कि किस किस पे अप्लाई करता है. डेट्स, सेकेंड सम ऑफ मनी, इसको ABCD कर देता हूं, 1 2 3 4 में ऑलरेडी कर ही रहा हूं. तो डेट्स हो गया A, सम ऑफ मनी B, और अदर प्रॉपर्टी C. प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? मूवेबल और इमूवेबल बोथ. तो ये तीन चीजें भी याद रखनी है, प्लस प्रॉपर्टी में मूवेबल इमूवेबल भी याद रखना है. प्री में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं कि कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मूवेबल या इमूवेबल, दोनों. क्या तीन चीजें हैं जिसपे इंटरप्लीडर सूट हो सकता है? डेट्स, सम ऑफ मनी एंड अदर प्रॉपर्टी. फ्रॉम अनदर पर्सन, अनदर पर्सन इज वन. इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करोगे? अनदर पर्सन को यहां पर क्वालिफाई किया गया है, ये थर्ड इंग्रेडिएंट है अनदर पर्सन. इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन आगे ही लिखी हुई है. हु claims no interest therein other than for charges or cost and who is ready to pay or deliver it to the rightful claimant. जैसे ये तीन इंग्रेडिएंट्स हो गए, तो इसमें लॉ क्या है? लॉ ये है कि अगर ये तीन इंग्रेडिएंट सफाइस कर गए, अगर ये तीन इंग्रेडिएंट एग्जिस्ट करते हैं किसी भी सिचुएशन में, तो क्या लॉ है? लॉ ये है कि जो फाइनल इंग्रेडिएंट आपका हो गया फोर्थ, कि सच अदर पर्सन, मतलब ये जो स्ट्रेंजर है, ये जो अनदर पर्सन है, सच अदर पर्सन मे इंस्टीट्यूट अ सूट ऑफ इंटरप्लीडर अगेंस्ट ऑल द क्लेमेंट. और लास्ट में पर्पस. पर्पस क्या है इस सूट को करने का? पर्पस इज ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिसीजन टू द पर्सन टू हुम द पेमेंट और डिलीवरी शैल बी मेड एंड ऑफ ऑब्टेनिंग इंडेमनिटी टू हिमसेल्फ. ये आपका पांचवा इंग्रेडिएंट है जो आप एक्सप्लेन करेंगे. ये 5 पॉइंट्स अगर आपको याद रह गए, और फिर प्रोवाइजो भी है, ये 5 पॉइंट अगर आपको याद रह गए और इन्हें एक्सप्लेन कर दिया, तो आप मेंस में आंसर आराम से लिख लेंगे. डिफाइन इंटरप्रीटर सूट. या फिर अगर आ गया व्हाट इज इंटरप्रीटर सूट, देन इन दैट केस यू विल सी दैट इफ इट इज ओनली 5 मार्कर, देन यू एक्सप्लेन ऑल दीज 5 स्टेटमेंट्स इन फ्यू लाइन्स. अगर 10 मार्कर है तो ये भी व्हाट इज इंटरप्रीटर सूट में, ये भी, और साथ में थोड़ा ऑर्डर 35 को भी इंक्लूड करना है. मैं ऑर्डर 35 आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बिकॉज दैट इज समथिंग विच एक्सपाउंड्स द कॉन्सेप्ट. आई वॉज मेनली हियर टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट विद यू क्विकली, ब्रीफली. मैं चाहता था कि आपसे इंटरप्रीटर सूट क्या होता है ये समझ में आ जाए आपको, और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके हाथ में जुडिशरी का आ जाए. सो थैंक यू वेरी मच. और अगर कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है, देन यू कैन ऑलवेज गिव इट इन द कमेंट्स. थैंक यू सो मच. विल मीट अगेन.